हेलो एंड वेलकम बैक टू जोहार IQ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पार्ट 3 ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट इज़ रिटन बाय AC बॉग। राइट साइड में आप AC बॉग को देख सकते हैं। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने पहला 2 चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑलरेडी अच्छे से कर रखा है। अब बारी है ये तीसरे चैप्टर की, और जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा वो चौथे चैप्टर पे होगा। तो ये तीसरा चैप्टर चलिए देखते हैं, दैट इज ओल्ड इंग्लिश। और सबसे पहले हमारे सामने है वर्ल्ड मैप। और आज आप सोच रहे हो आज क्यों वर्ल्ड मैप की ज़रूरत है, तो आज हम देखेंगे ये रीजन का हिस्ट्री। ठीक है, हम लोग इंग्लिश के आने के पहले का भी हिस्ट्री देखने वाले हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा तो ऑब्वियसली हम लोग को मैप की क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कौन कहाँ से आ रहा है। लेकिन इस पे जाने के पहले हम लोग एक चीज़ सही करेंगे जो मैंने पिछले क्लास में सही नहीं किया था, दैट इज़ हम लोग अपना मैप, इंडिया का मैप जो कि गलत दिया हुआ था, हम लोग इसको करेंगे ठीक। ठीक है, इधर हो गया और थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी। तो पिछले क्लास में मैंने इसको ठीक नहीं किया था, तो चलिए अब यहाँ बात करते हैं। तो अब देखो भाई, यहाँ से ये आज हम लोग इस रीजन के बारे में पढ़ेंगे टोटली। ठीक है, यही है हमारा ब्रिटेन, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे एक कंट्री एक टाइम पे हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते थे जर्मेनिया। ठीक है, तो जर्मेनिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस जो हम लोग बोलते हैं, बेसिकली इस रीजन से ही बिलोंग करता है ओरिजिन। तो जर्मेनिया उसी के नाम पे पड़ा हुआ है। तो ये लोग भाई आएंगे इधर, कहाँ, हमारे इन आइलैंड्स पे। ठीक है, अटैक करेंगे एंड इधर से ही फिर अपना इंग्लिश और इंग्लैंड, आगे कहानी तो देखेंगे, वो उधर देखेंगे। अभी बेसिक्स देखते हैं। फिर चलो भाई, यहाँ पे है एक छोटा सा जगह गाउल। इसका बस एक छोटा सा काम है, ये फ्रांस में है, याद रखना है। ये है तुम्हारा स्पेन। यहाँ पे एक माउंटेन के बारे में बात करेंगे और एक लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिजिनस है इस जगह को लेकर, इस जगह को ही बिलोंग करता है एंड इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली। ठीक है, और भाई यहाँ पे हमारा रोम है और ये हमारा इटली। ठीक है, इतना हमें जानना था, इतना हम जान गए हैं। अब याद रखना जर्मेनिया कहाँ पे था, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड बिफोर इंग्लिश। इंग्लिश के पहले इंग्लैंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? देखो, पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश जो है वो बस 1500 साल पुराना लैंग्वेज है। ठीक है, तो इट इज़ क्वाइट अ न्यू लैंग्वेज। और अगर हम यहाँ पर अपना हिस्ट्री देखें, ट्रेस करें, तो अराउंड 250,000 ईयर्स से, मतलब स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज से बेसिकली जहाँ पर लोग रहना स्टार्ट कर देंगे, तो ऑब्वियसली उस टाइम का कल्चर है, तो उधर कुछ लैंग्वेज भी बोलते ही होंगे, राइट। तो वो जो लैंग्वेज था, जो प्रोटो लैंग्वेजेस थे, उसके बारे में हम लोग कुछ खास नहीं जानते, बहुत ना के बराबर जानते। आप कह दो सीधा कि नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यार हम लोग ट्रेस करना कि इंग्लिश कहाँ से आया, इट बिकम्स ट्रूली टफ। नाउ बहुत सारे कल्चर्स थे पहले, और उसके बहुत सारे डायलेक्ट्स भी थे जो कि हमने अभी समझा। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज। देखो भाई, जैसे अपने हिस्ट्री को हम लोग डिफाइन करते हैं, उन लोग की भी हिस्ट्री को उस तरीके से तोड़ सकते हैं। जब स्टोन टूल्स यूज़ होते थे तो स्टोन एज, कॉपर एज। कब? जब कॉपर टूल्स आ गए। कॉपर के बाद आ जाएगा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किससे बनता है? ब्रॉन्ज बनता है टिन प्लस कॉपर। ठीक है, तो ये ब्रॉन्ज थोड़ा हार्ड मेटल था कॉपर के मुकाबले। फिर आ जाएगा आयरन एज। ठीक है, ऐसे सारे हिस्ट्री है, तो इन लोग की भी हिस्ट्री कुछ इसी प्रकार से है। Now, however, we know nothing about Paleolithic languages, जैसा हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। लेकिन यहाँ पे एक लैंग्वेज को ऐसा बोला जाता है कि वो पैलियोलिथिक लैंग्वेज है, बहुत पुराने समय का लैंग्वेज है, और वो कहाँ मिलता है? स्पेन में मिलता है। कहाँ मिलता है? स्पेन में। तो एक पायरेनस करके माउंटेन्स है वहाँ पे, और बोलते हैं कि वहाँ के कुछ एक एरिया में कुछ लोकल लोग रहते हैं, और वो ट्राइब कह सकते हो, उनका नाम है बास्क। ठीक है, और इनके पास एक लैंग्वेज है, और ऐसा बोला जाता है ना कि ये जो लैंग्वेज है इट इज़ क्वाइट ओल्ड। ठीक है, इंग्लिश से बहुत पुराना है, एंड इट इज़ नॉन इंडो यूरोपियन। नॉन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, याद रखना है ये बात। ठीक है, द फर्स्ट लैंग्वेज दैट वी हैव नॉलेज अबाउट इज सेल्ट्स। अब देखो, इस रीजन में ना भाई, मैं आपको बता दूं,
अभी देखो, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं दिस वाज जर्मेनिया, इसी हिसाब से यहाँ पे भी ये सेल्ट्स था। अब देखो लैंग्वेज भी सेल्ट्स है, यहाँ के लोगों को भी सेल्ट्स ही कर कर पुकारते थे। देखिए याद है हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में सेल्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये लैंग्वेज कहाँ था, कैसे हुआ। और फिर अभी हम लोगों ने देखा कि उसका एक ब्रायोथेनिक जो पार्ट है, ब्रायोथेनिक, वो कहीं ना कहीं अभी लुप्त होने के कगार पे है। बहुत कुछ लोग बोलते हैं स्कॉटलैंड हो गया तुम्हारा, ऑब्वियसली इंग्लैंड हो गया, तो ये सब जगह में कुछ कुछ लोग अभी भी बोलते हैं और इस साइड से ये भी जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन अभी प्रिजर्व भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी भी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो सेल्ट्स वाज द फर्स्ट इंडो यूरोपियन टंग इन ब्रिटेन and after that Latin came with the advent of Romans and then English was finally established। अब देखो क्या होगा, ये समझो हमारा ये है क्या बोलते हैं हमारा आइलैंड्स है, ठीक है, और ये समझो मेन यूरोप है, मेनलैंड यूरोप। अब क्या होगा, रोमन्स आएंगे, जब रोमन्स आएंगे तो सेल्ट्स के साथ ऑब्वियसली लड़ाई होगी, ठीक है, कुछ साल तक ये लोग सही से रहेंगे। इस पार्ट में आपको लैटिन लैटिन वाले लोग मिल जाएंगे, बिकॉज रोमन्स आएंगे तो लैटिन लेकर आएंगे अपने साथ, ठीक है। फिर जब रोमन्स चले जाएंगे तो लैटिन हो जाएगा डिके, अराउंड 410 AD के आसपास ये डिके हो जाएगा, मतलब डिके नहीं होगा, मतलब उस जगह से हट जाएगा। फिर जब जर्मनिक लोग आएंगे, ये लोग अटैक करेंगे, यहाँ पे रहने लगेंगे, तो उसके बाद ही सेल्ट्स ख़त्म होने लगेगा और साथ में आ जाएगा हमारा इंग्लिश। और डीपर कहानी है फॉर श्योर, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो बेसिक आइडिया आपको हो चुका है कि कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले रोमन एम्पायर एंड उसके बाद आएंगे हमारे सेक्शंस, एंग्लो सेक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है, जर्मनिक पीपल ही है, उन्हीं का नाम है। सेल्ट्स वाले अपने कॉमन लैंग्वेज में उन्हें एंग्लो सेक्शंस करके बुलाते थे, SAXONS। अब देखो भाई बात आ गई यहाँ पे रोमन्स इन ब्रिटेन। आप जूलियस सीजर को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्लास 10 में हमने इनका एक ड्रामा पढ़ा था जूलियस सीजर के नाम से, ठीक है। ये असली में थे भाई, और 55 BC में ना पता नहीं उनके दिमाग में क्या होता है, कुछ रीज़न क्लियर नहीं था, और वो चले जाते हैं आइलैंड्स पे अटैक करने के लिए। लेकिन उनका जो ये एक्सपीडिशन रहता है वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहता है, और फिर वो एक सेकेंड अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और उस बारी में ये सेल्ट्स के ऊपर जीत जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद एक ट्रीटी भी साइन होती है, लेकिन इस ट्रीटी को ऑब्वियसली कोई फॉलो नहीं करता, ना सेल्ट्स वाले फॉलो करते, ना कुछ होता है। और इसका बस एक चीज़ हम लोग को याद रखना है कि अभी आप देखिए 55 BC के आसपास का समय चल रहा है, और यहाँ से 100 साल का 100 ईयर्स का पीस मिल जाएगा सेल्ट्स को कि अब बीच में कोई इन्हें अटैक नहीं करने वाला है। फिर अगेन कौन आएंगे, तो हमारे रोमन्स फिर से अटैक करेंगे। और अब टाइम देखिए आप, इट इज़ अराउंड 43 AD। तो 43 AD में देखते क्लॉडियस मे बी गवर्नर होंगे, मे बी किंग होंगे, ठीक है। तो अब इनका एक्सपेडिशन स्टार्ट होता है, तो ही सेंट अराउंड 40,000 ट्रूप्स। अब ये क्या करते हैं भाई, आइलैंड्स पे वापस से 40,000 ट्रूप्स भेजते हैं, ठीक है, और कुछ साइमल्टेनियस कैंपेन के साथ ये इस एरिया में कब्जा करने में सक्षम हो जाते हैं। दे कन्कर ओवर ब्रिटिश बेसिकली। लेकिन जो सेल्ट्स था, सेल्ट्स भाई शांत नहीं रहता है, एंड दे फॉलोड अ सीरियस सरप्राइजिंग इन 61 AD, ठीक है। अभी फिर से सब कुछ ऊपर नीचे हो गया है। तो अब देखो क्या होता है यहाँ पे आपने देखा है कि रोमन गवर्नर लिखा हुआ है, एक रोमन गवर्नर था एग्रीकोला, एंड फिर ये जनाब अराउंड 77 AD के आसपास ये आ जाएंगे इस एरिया में और इसे अटैक करेंगे। और लास्ट में जो एरिया था समझो ये आपका आइलैंड्स है, तो ये आइलैंड्स है आपका, और यहाँ पे रोमन्स आ जाएंगे जीत के, और यहाँ पे एक बाउंड्री बना दी जाती है जो कि बहुत फेमस बाउंड्री है, आज भी है। और उसके बाद ये जो एरिया रहता है ना, ये सेल्ट्स का हो जाता है, मतलब आधा आधा बट जाता है, ठीक है। अब भाई रोमन थे उस टाइम के बहुत ही ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन, उस टाइम का सबसे एडवांस कह सकते हो आप। तो अब ये जो रोमन्स है तो इस जगह में अपना रोमन वाला टच तो देंगे ही, लैंग्वेज में चेंजेस दिखेगा ही, और बहुत सारा आर्किटेक्चरल चेंजेस, पॉटरी में चेंजेस, बहुत सारा चेंजेस ये लोग लेकर आएंगे अपने एरिया में खासकर, ठीक है। वो हम आगे देखते हैं। दैट इज रोमनाइजेशन ऑफ द आइलैंड, जब आइलैंड में रोमनाइजेशन हो रहा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ नथिंग बट, आप यहाँ पे देखो तो पॉटरी हो गया, बहुत सारा डेवलपमेंट करते हैं, रोड्स वगैरह बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं रोमन स्टाइल में, ठीक है, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो बहुत सारे चीज़ चेंज होता है, ठीक है। अब देखो भाई लैटिन लैंग्वेज याद करो, रो लैटिन, ठीक है। द लैटिन लैंग्वेज स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन द आइलैंड, ऑब्वियसली रोमन्स थे। हाउएवर सेल्ट्स was not extinct. It was also spoken in the area, but interestingly, Latin was not so widespread to make itself survive
एंड आफ्टर 410 AD, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जब रोमन्स चले जाते हैं, एक्चुअली रोमन्स यहाँ पे क्यों जाते हैं उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी देखो क्या यहाँ पे कह रहे हैं ये लाइन कि जो हमारा ये था लैटिन लैंग्वेज तो भाई हमारा इस एंड पे बोला जा रहा था, राइट, ऊपर सेल्स था। ये कहते हैं कि कुछ साल बाद 200-300 साल बाद सेल्स तो सेल्स रहता ही है, लेकिन यहाँ पे जो लैटिन अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था, ये लैटिन होने लगता है इस एरिया से एक्सटिंक्ट, ये ख़त्म होने लगता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या, बेसिकली रोमन्स अब यहाँ से वापस हो रहे हैं। ठीक है, क्यों? तो रीज़न है कि उनका जो मेन लैंड था, जो मेन जगह था, वहाँ पे होगा बहुत सारा अटैक उनके ऊपर। ठीक है, और अपना मेन लैंड को वो बचाने के लिए वापस चले जाते हैं। अभी देखो भाई क्या होता है कि जब सेल्स के साथ यहाँ पे बॉर्डर हो जाता है ना, तो ये जो सेल्स रहता है ये अपना जो आर्मी वाला काम रहता है, जितना भी मिलिट्री वाला स्ट्रक्चर रहता है, ये सब कुछ सौंप देता है रोमन्स के ऊपर। ठीक है, अभी जो रोमन्स रहते हैं इनका काम रहता है कि सेल्स को प्रोटेक्ट करें। तो इसी बहाने ये जो सेल्स रहता है ना 200-300 साल में बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी आराम से इन लोग के ऊपर अटैक कर सकता है और आराम से इन लोग को जीत सकता है। और जब रोमन्स हमेशा इनके एड के लिए आते थे, लेकिन जब रोमन्स चले जाएंगे और जब जर्मनिक ट्राइब्स इनके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है, तो इनको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, ना ही रोमन्स भी एड पे नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो जर्मनिक इन्वेडर्स, चलो देखते हैं इनके बारे में। अब देखो 410 AD में वो रोमन्स चले गए, अब बारी आता है 449 AD। सर्टेन जर्मनिक, यहाँ पे जर्मनिक होगा, इसको आप सही कर लें, इट इज जर्मनिक। तो जर्मनिक इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्दर्न मेनलैंड ऑफ द यूरोप स्टार्टेड देयर इन्वेजन ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में इन्वेजन हो रहा है, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। तो सेल्स था, आफ्टर द रोमन कॉन्क्वेस्ट देयर मिलिट्री पावर वाज थॉरोली रिड्यूस्ड, यहाँ पे गैप है याद रखना, was thoroughly reduced and they were totally dependent on Romans for their safety। अब देखो रोमन्स तो चले गए अपना लैंड को, अपना ओन टेरिटरी को बचाने, लेकिन जब सेल्ट्स मदद मांगते हैं तो वो लोग मदद को नहीं आते। अराउंड 477 AD Saxons also started to come and many other Saxon tribes also followed them। अभी देखो क्या हुआ, मैंने बताया था आपको ऑलरेडी मैप के बारे में, ठीक है, याद रखना है। तो नदर साइड से कौन था, तो इधर से ये सेक्शंस, बेसिकली सेक्शंस क्या है, तो सेल्ट्स वाले अपने लैंग्वेज में इन्हें सेक्शंस बुलाते थे। ये लोग हैं बेसिकली जर्मनिक ट्राइब वाले ही। अब क्या होता है, बहुत सारे न्यूमरस ट्राइब्स में ये लोग डिवाइडेड रहते थे, तो बारी बारी करके सारा ट्राइब फॉलो करता था एक दूसरे को, इसी तरीक़े से ये लोग फैलते भी थे। ये लोग जर्मनिक पीपल ही थे, ठीक है, और ये अब आइलैंड्स में अटैक करने वाले हैं, अंदर आने वाले हैं और सेटल होने वाले हैं। ठीक है, तो 477 AD में जब सैक्सन्स आएंगे, अटैक करेंगे, तो ऑब्वियसली उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और इन लोग का ना एक मोटिव था भाई, रोमन्स तो आए थे, ठीक है, रोमन्स आए थे और ये साथ में रहते थे। ठीक है, कुछ ऐसा उन लोग के लैंग्वेज को, उनके रहन सहन को कुछ खास दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब ये सैक्सन्स आएंगे ना, तो ये लोग बेसिकली जो कल्चर है ना, ये कल्चर पे भी अटैक करेंगे, उनके कल्चर को भी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसीलिए सेल्ट्स का भी हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, अब देखो एंग्लो सैक्सन सिविलाइजेशन। अब देखो एंग्लो सैक्सन सेटल्ड एट सम प्लेस वेरी इजीली, कहीं कहीं बहुत आसानी से, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता था ना कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता था, तो बहुत ही उन लोग के लिए टफ हो जाता था। फिर धीरे धीरे वो लोग जब सेटल हो गए, तो ये लोग बड़े बड़े 7 किंगडम में डिवाइड हो गए थे, जैसे कि नॉर्थ अम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंजेलिया, उसके बाद कैंट है, एसेक्स, ससेक्स एंड वेसेक्स। को एक बात बताना चाहूँगा, किन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, किंग ऑफ द नॉर्थ। ठीक है, अगर आपने देखा है तो आप वहाँ से भी थोड़ा सा इसको रिलेट करके समझ सकते हो कैसे उस टाइम का किंगडम हुआ करता था, उस टाइम पे कैसे वॉर चल रहे थे। ठीक है, और कैसे सब अलग अलग रहते थे, कैसे एक सबसे बड़ा राजा हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगले वाले लाइन में हम यही जानने वाले हैं। तो क्या हुआ, तो अभी तो ये सारे बहुत सारे थे, ठीक है, 7 थे। अब देखो इन लोग के बीच में ना टसल होते रहता था, कोई इससे जाके लड़ जाएगा, कोई इससे जाके लड़ जाएगा, कभी कभार ये लोग एक राजा के अंदर आ जाएंगे, तो कभी कभी एकदम अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से यहाँ पे ये जो कंटिन्यूस स्ट्रगल लिखा हुआ है, यहाँ पे इन लोग के बीच में हमेशा से कंटिन्यूस स्ट्रगल चल रहा था। लेकिन एक टाइम तक, कब तक, देयर वॉज अ कंटिन्यूस स्ट्रगल बिटवीन दी 7 किंगडम्स एंड लास्टली किंग एग्बर्ट, जो वेसेक्स से थे। कहाँ से थे, तो वेसेक्स से थे। कौन, तो किंग एग्बर्ट। तो इनके टाइम पे ना क्या होता है कि ये सातों
जो रहते हैं और एक यहाँ पे भी, ये लोग इनको अपना एम्पेरर मान लेते हैं, किंग एग्बर्ट को, ठीक है। तो ये लॉर्ड ऑफ 7 स्टेट्स बन के उभरते हैं। मतलब पूरे आइलैंड्स में सबसे पावरफुल कौन था, तो यहाँ पे किंग एग्बर्ट है। याद है अगर आपको कि हम लोगों ने पिछले सेक्शन में एक चीज़ डिस्कस किया था, वहाँ पे एक किंग आल्फ्रेड का टाइम मैंने बता रखा था आपको, ठीक है। और मैंने बताया था कि एक वर्ड है बान, ठीक है, जो आज के समय हम इसको प्रोनाउंस करते हैं बोन, ठीक है। तो ये जो बान है और ये आज के समय जो बोन जिसको प्रोनाउंस करते हैं, तो ये वाला टाइम बेसिकली किंग आल्फ्रेड के टाइम पे था और ये किंग एग्बर्ट के बाद आता है किंग आल्फ्रेड, ठीक है। तो चलो इनके बारे में, किंग आल्फ्रेड के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे बिकॉज इनका बहुत सारा योगदान रहेगा। अब देखो दी नेम्स ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लैंड, ये दोनों नाम आते हैं तो कहाँ से आते हैं, ये चीज़ जानना है। अब देखो जो ये सेल्ट्स वाले थे, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस के कारण ये लोग जो सैक्शंस पीपल थे, इन लोग के लैंग्वेज को ये टोटली इंग्लिश करके बुलाते थे। और ये जो इंग्लिश वर्ड है ये बेसिकली आता है तुम्हारे एंग्लिश, इस वर्ड से डिराइव होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो दी वर्नाकुलर राइटर्स ऑलवेज कॉल्ड देम, ये एंग्लिश, ये इंग्लिश, ये वाला वर्ड के बारे में अभी बात कर रहा था और ये एंग्लिश वर्ड से डिराइव हुआ। देयर टंग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वॉज कॉल्ड एंग्लिश, ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा, ये डिस्क्रिमिनेटली हो जाएगा, नॉन डिस्क्रिमिनेटली, ठीक है। तो ये नॉन डिस्क्रिमिनेटली हो जाएगा, ठीक है। और अराउंड 1000 BC के अराउंड 1000 AD के पास हम लोग क्या देखते हैं, तो जो इंग्लैंड था तो इट वाज स्टार्टेड टू बी नोन एज लैंड ऑफ इंग्लिश, जहाँ पे ये जो सेक्शन पीपल हैं, ये जो जर्मनिक पीपल रहते हैं, तो उनके जगह को हम लोग इंग्लैंड के नाम से बुलाने लगते हैं। तो आपने देखा कि इंग्लिश वर्ड कहाँ से आता है, बिकॉज ऑफ सेल्ट्स लैंग्वेज, उनके लैटिन का उनके ऊपर प्रभाव रहता है और वो लोग नॉन डिस्क्रिमिनेटली पूरे जर्मनिक पीपल को सेक्शन तो बुलाते ही थे और उनके लैंग्वेज को इंग्लिश बुलाते थे। और लैंड ऑफ इंग्लिश पीपल इज नोन एज इंग्लैंड, ठीक है। अब आगे देखो दी ओरिजिन एंड पोजीशन ऑफ इंग्लिश। व्हेन वी टॉक अबाउट ओरिजिन एंड पोजीशन ऑफ इंग्लिश, इट इज लिटरली टफ टू डिटरमाइन difference between English and other Germanic language. However, there was a decay or inflection in English. भाई जब अगर हम लोग बात करें जर्मनिक लैंग्वेज और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों के बीच में डिफरेंसेस निकालने के लिए, तो इट इज़ रियली रियली टफ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन था इंग्लिश में, कि जो इन्फ्लेक्शंस थे, जो ग्रामर था, ठीक है, वो बेसिकली डिके होने लगा था। वो बाकी के लैंग्वेज, बाकी के जर्मनिक या इंडो यूरोपियन फैमिली से जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ का जो ग्रामर था वो धीरे धीरे करके कम होते जाएगा। और आज के समय देखो तो ग्रामर आप जाके संस्कृत से मिला लो इंग्लिश का, तो आपको बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा उसके अंदर। एक इंग्लिश का बहुत सस्ता ग्रामर है, बहुत हल्का ग्रामर है संस्कृत के हिसाब से देखें तो। However, the fact remains the same that it belongs to Indo-European family. यहाँ पे यूरोपियन छूट गया है, ऐड कर लेना है यूरोपियन फैमिली। अब देखो the periods in the history of English, इंग्लिश के हिस्ट्री में कुछ पीरियड्स हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग अभी उसको देखेंगे। तो देखो भाई, तो ये जो पीरियड्स हैं ये बेसिकली 3 पीरियड्स में डिवाइड है। इनका पूरा हिस्ट्री 3 पीरियड में डिवाइड है। हिस्ट्री कितने साल का था, तो 1500 साल का हिस्ट्री था, ये 1500 ईयर्स का हिस्ट्री था, जिसमें से पहले 450 से लेकर 1150 AD तक क्या रहता है, तो हमारा ओल्ड इंग्लिश का टाइम रहेगा। क्या रहेगा, ओल्ड इंग्लिश। इस पीरियड को क्या बोलते हैं, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड, ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको पीरियड ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पीरियड ऑफ इन्फ्लेक्शन या तो पीरियड ऑफ ग्रामर। मतलब ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग था भाई, पीरियड ऑफ इन्फ्लेक्शन। नाउ नेक्स्ट पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा 1150 AD से लेकर कब तक, इट इज अराउंड अबाउट 1500 AD तक, ठीक है। और इसको ऑब्वियसली बीच वाला पार्ट होगा तो मिडिल इंग्लिश बोलेंगे, मिडिल इंग्लिश पीरियड, राइट। और भाई इसका भी एक अलग नाम है, क्या, पीरियड ऑफ लेवल्ड इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ लेवल्ड इन्फ्लेक्शन। एक्चुअली जो इन्फ्लेक्शन में कमी होना, जो रिडक्शन होना था ग्रामर में, वो बेसिकली ओल्ड इंग्लिश की जो लेटर पार्ट है अराउंड अबाउट 1100 के आसपास या उससे थोड़ा और पहले से
वो डिके करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ लेवल्ड इन्फ्लेक्शन। अब भाई यहाँ पे हम आ जाते हैं, बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जो कि हमारा ऑब्वियसली 1500 AD के बाद से रहेगा और अभी तक ये चला आ रहा है, और इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, जो कि आज हम बोलते हैं जैसे रूप में इस्तेमाल करते हैं, यही इंग्लिश की बात यहाँ पे हो रही है। एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ लॉस्ट इन्फ्लेक्शन। ग्रामर का लॉस है यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा। तो क्या ये ग्रामर का लॉस ठीक है या ख़राब है, ये क्वेश्चन हमने अपना पहला वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या ये जो इन्फ्लेक्शन का लॉस है ये सही है या गलत है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। नाउ डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का कुछ कुछ डायलेक्ट्स है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो पहला डायलेक्ट ऑब्वियसली हमारा नॉर्थ अम्ब्रियन है। नॉर्थ अम्ब्रियन नाम का याद है, एक स्टेट भी था हमारा, जो हम लोगों ने 7 स्टेट्स देखा था, उसमें से एक नॉर्थ अम्ब्रियन भी था। एक था हमारा मर्सियन। मर्शियन के बाद एक और आता है हमारा वेस्ट सेक्शन। अब गेस करो ये किस स्टेट का लैंग्वेज होगा। और फिर एक और आता है दैट इज कैंटिश। ये तो नाम से कैंट पता चल रहा, तो भाई ये कैंटिश ही है, ठीक है। तो अब देखो भाई, ये जो पहले दो हैं इनको जोड़ के हम लोग क्या बोलते थे, दैट इज कलेक्टिवली इट वाज नोन एज इंग्लिश। ये दोनों खास करके, ऐसे तो सबको मिला के इंग्लिश बोलते ही थे, लेकिन खासकर इन दोनों को ही इंग्लिश बुलाया जाता था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यही 4 हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला है दैट इज चेंजेस इन लॉन्ग वॉवल। तो लॉन्ग वॉवल आप जानते ही होंगे ऑब्वियसली, लेकिन अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा बिकॉज ऑफ इट्स नेम, लेकिन असली लाइफ में आप सब जानते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड ले लूँ दैट इज स्टोन, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ओ है इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। वी से दैट इट इज स्टोन, तो ओ पे बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस वर्ड है दैट इज ओ, जो वॉवल है, इसी को बोलते हैं हम लोग लॉन्ग वॉवल, ठीक है। अब देखो चेंजेस कैसे हुआ। तो अब पास्ट में हम लोगों ने एक एग्जांपल ऑलरेडी पहले ले रखा है दैट इज स्टोन। ये अब समझो किंग अल्फ्रेड के टाइम का हो गया फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड स्टोन है, ये स्टोन ही है, आज का ये स्टोन है, ठीक है। तो इसको कैसे बोलते थे, स्टोन, ठीक है। देखो लैंग्वेज रिमेन्स द सेम, बट जो इसका स्पेलिंग है, ये जो इसका लॉन्ग वोवेल है, इसमें आ जाएगा चेंज। चेंज क्या आ जाएगा, तो ए है, ए की जगह हम ओ यूज करने लगे। जो यहाँ पे स्टोन है ये अब बन रहा है स्टोन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इज ग्रेट स्पेलिंग चेंज बट स्पोकन पार्ट इज क्वाइट सिमिलर। अभी देखो स्पेलिंग में चेंज आया, हाँ जी आया, लेकिन स्पोकन पार्ट भी एकदम सिमिलर है, काइंड ऑफ, राइट, एग्जैक्टली वही चीज़। यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर आप ले लो, तो यहाँ पे हमने ये बान और यहाँ पे ये बोन। देखो स्पेलिंग वाला पार्ट बहुत डिफरेंट हो जा रहा था, लेकिन जब हम बात करें इसका प्रोनाउंसिएशन वाला पार्ट, तो इट रिमेन्स द सेम। और ये जो लॉन्ग वोवेल है यहाँ पे चेंज आ रहा है, ए से ओ की तरफ शिफ्ट कर रहा है। याद है हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, ठीक है, वो लॉ का नाम याद कीजिए, वो लॉ हम लोगों ने पहला क्लास में पढ़ा था। नाउ ग्रेट स्पेलिंग हो गया, फिर हम लोग बात करते हैं रेयरिटी ऑफ लैटिन वर्ड्स, ठीक है। अब देखो भाई उस टाइम पे, ठीक है, एट द वेरी स्टार्टिंग ओल्ड इंग्लिश में उतना ज़्यादा लैटिन वर्ड्स नहीं था, और इसका जब हम लोग वोकैबुलरी की बात करें ना, तो वोकैबुलरी बहुत कम था, ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा कम था, ठीक है। आज के वास्ते तो इतना ज़्यादा वोकैबुलरी है, मोटे मोटे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बन सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम था, बहुत कम वर्ड्स थे हमारे पास, ठीक है। और जब हम ग्रामर की बात करें, तो ग्रामर को बेसिकली हम लोग 2 हिस्सा में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला हिस्सा रहेगा हमारा सिंथेटिक और दूसरा रहेगा एनालिटिक। तो सिंथेटिक का मतलब आप यहाँ पे बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि इसमें जो इन्फ्लेक्शंस थी ये बहुत बहुत डीप था, बहुत बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इवन जब आप नाउन के बारे में भी बात करोगे, जब आप जेंडर के बारे में बात करोगे, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उसमें वर्ड्स के चेंजेस और बहुत सारे रूल्स वगैरह आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ बेसिकली हम लोग आगे बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल है, डायरेक्टली बुक से कोटेड है, तो उसमें समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ये सिंथेटिक का मतलब आप वैसे समझ जाएं,
और आज के समय हम लोग बहुत ज़्यादा एनालिटिक हो गए हैं, ठीक है। अभी के टाइम से इंग्लिश को कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा एनालिटिक है आज का टाइम का, ठीक है। हम लोग कम इन्फ्लेक्शंस यूज़ करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड देन वी विल टॉक अबाउट नाउन। अब भाई नाउन कैसा है, ठीक है। द इन्फ्लेक्शंस ऑफ नाउन वाज मच मोर देन व्हाट वी सी टुडे इन द मॉडर्न इंग्लिश। ऑब्वियसली हम लोगों ने एक ही चीज़ तो डिस्कस किया है, क्या इंग्लिश में ग्रामर की कमी होते जाती है, कब से? ओल्ड इंग्लिश के ही टाइम से एंड लेटर ओल्ड इंग्लिश के टाइम से ही हम लोग देखते हैं कि ग्रामर्स की बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है इंग्लिश में, और लास्ट जाते जाते लॉस्ट हो जाता है कम्प्लीटली, बहुत कम हो जाता है। और एक और बात, आप संस्कृत देखो, संस्कृत जब आप देखोगे तो आपको उसमें भी इसी तरीका से बहुत ज़्यादा ग्रामर मिलने वाला है, हर एक चीज़ का बहुत सारा फॉर्म्स वगैरह मिलने वाला है, ठीक है। तो इंडो यूरोपियन फैमिली का ये बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है? कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे थे नाउन के बारे में, ठीक है। तो इन्फ्लेक्शन ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा मॉडर्न इंग्लिश के मुकाबले, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो एक वर्ड है स्टोन, अब उसका ये 4 फॉर्म, ठीक है। अब देखो ये साइड से गिफ्ट का है, और देखो ये 4 यहाँ पे नहीं, ये बस सिंगुलर के लिए था, यहाँ पे प्लूरल अलग से 4 है, तो टोटल 8। अब आपको यूज़ करना होगा, आप समझो किसी का नाम यूज़ करना होगा आपको, ठीक है। तो अब नाम की जगह आप इतने सारे इन्फ्लेक्शंस उसके साथ लगा के, ठीक है, उतने सारे सफिक्स में बेसिकली लगा के आप उस नाम को यूज़ कर पाओ, टफ नहीं हो जाएगा। अब इंग्लिश में अगर आपको मेरा नाम लेना है, दैट इज़ अभिषेक फॉर श्योर, तो आप सीधा अभिषेक बोलोगे, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पोजीशन दिखाना है तो आप बोलोगे अभिषेक्स कार, राइट, अभिषेक की गाड़ी, अभिषेक्स कार। इतना ज़्यादा ही हम लोग इन्फ्लेक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए कुछ अलग 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 अलग, गिफ्ट के लिए यहाँ पे कुछ अलग अलग है, हंटर के लिए खासकर ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं कितना सारा हो जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, कम्बरसम हो जाता है। थोड़ा संस्कृत से आप इसको रिलेट करते हुए चलो, आपको समझने में ईजी होते जाएगा। फिर देखते हैं ग्रामेटिकल जेंडर। ग्रामेटिकल जेंडर भी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है, तो देखो इसमें क्या है। तो ग्रामेटिकल जेंडर डज नॉट डिपेंड ऑन मस्कुलिन और फेमिनिन। देखो मैं यहाँ पे सीधा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आई से दिस इज वाइफ, राइट, इस तरीके से वाइफ लिखा जाता था ओल्ड इंग्लिश में, ठीक है। अब देखो तो ये बेसिकली क्या है, अगर मैं बात करूँ इसके जेंडर की, तो ये बेसिकली तुम्हारा न्यूट्रल जेंडर है, और न्यूट्रल जेंडर आप इसको कह सकते हो, तो इट इज़ योर न्यूट्रल जेंडर। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये बेसिकली जो लाइन मैंने लिखा है, वर्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको बोलते हैं वुमेन, ठीक है। तो अब गेस करो इसका क्या होगा जेंडर। तो जब मैं बोलूँ इसका जेंडर आपका मस्कुलिन है, आप शॉक नहीं हो जाओगे, बोलोगे भाई कैसे, वुमेन तो ऑब्वियसली ये फेमिनिन है, राइट। और यही है, देखो जब मैं बात कर रहा था ग्रामेटिकल इन्फ्लेक्शन के बारे में, तो ये चेंजेस के बारे में मैं बात कर रहा था। तो अब ये वाइफ मैन जो भी बोलो, ये वुमेन जो है उस टाइम का, ये उनके हिसाब से ये मस्कुलिन था, लेकिन आज के हिसाब से देखोगे तो वुमेन क्या है, इट इज़ अ फेमिनिन टर्म, राइट। तो ये वाइफ मैन क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे ये जो मूल शब्द है मैन, ये मस्कुलिन है, इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग मस्कुलिन मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन कोई अगर लड़का का बात करे तो वो मोस्टली क्या रहेगा, वो मस्कुलिन ही रहता था। कोई भी आदमी के बारे में बात करो तो वो मस्कुलिन ही जेंडर रहता था, ठीक है। इसी तरीका से आप नॉन लिविंग थिंग को ले लो, ठीक है। अब सन का कुछ अलग जेंडर है, मून का अलग जेंडर है, स्टार्स का कुछ अलग जेंडर है, पानी का कुछ अलग जेंडर है। तो हर चीज़ के लिए इनके पास एक जेंडर रहा करता था। इज इट नॉट टू कॉम्प्लेक्स? और आपसे फिर से एक ही क्वेश्चन, क्या आप बताओ, अगर इतना कॉम्प्लेक्सिटी आज भी इंग्लिश में रहता तो क्या हम इतने आसानी से जो इंग्लिश सीख लेते हैं, बातचीत कर पाते हैं, लिख लेते, क्या ये इतना ही आसान होता? आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। तो मैं बता दूं, वैसे भी नहीं होता भाई। हम लोग इंग्लिश को इसीलिए इतना आसानी से सीख पाते हैं बिकॉज ये इतना ईजी है, और कुछ नहीं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स भाई देखो यहाँ पे 2 चीज़ लिखा हुआ है, एक है स्ट्रॉन्ग डिक्लेनेशन और एक है वीक डिक्लेनेशन। आप यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब देखो भाई यहाँ पे ये डिक्लेनेशन का क्या मतलब है कि जब हम लोग कोई भी वर्ब को, कोई भी धातु को, कोई भी वर्ड को चेंज करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में ड्यू टू चेंज इन नंबर या तो चेंज इन टेंसेस, तो इसके कारण हम लोग वर्ड्स को डिफरेंट रूप, डिफरेंट फेजेस में लिखते हैं। तो उसी का बात यहाँ पे कर रहा है डिक्लेनेशन वर्ड को यूज करके, ठीक है। तो अब देखो भाई यहाँ पे लिख रहा है, एक है स्ट्रॉन्ग डिक्लेनेशन, ठीक है, आप ऊपर भी पढ़ सकते हो फोटो में, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड से स्ट्रॉन्ग डिक्लेनेशन, और एक होता है आपका वीक डिक्लेनेशन। अब देखो वीक वाले में ना क्या होता था कि जो वर्ड्स रहते थे उसमें बहुत कम चेंजेस आया जाता था। कैसा चेंजेस रहता था?
तो कम चेंज रहेगा। और जिसमें भाई ज़्यादा चेंज रहेगा, जिसमें ज़्यादा चेंज रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन बोल सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है एग्जाम्पल, आराम से पॉज करो या वीडियो के बाद जाके PDF डाउनलोड करो टेलीग्राम से और वहाँ पे जाकर देख लो, ठीक है। फिर बात आता है डेफिनेट आर्टिकल। देखो भाई, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पहले और अच्छे से जान लेते कि क्या होता है। आर्टिकल तो आपको पता है, आर्टिकल आपका हो जाता है ए, एन और द, ठीक है। अब इसको हम लोग बेसिकली दो आर्टिकल में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है हमारा डेफिनेट और एक होता है हमारा इनडेफिनेट। और इनडेफिनेट में बेसिकली हम लोग द को यूज़ करते हैं, और सॉरी डेफिनेट में हम लोग बेसिकली द को यूज़ करते हैं और इनडेफिनेट में ए और एन को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल को बेसिकली ओल्ड इंग्लिश में कैसे यूज़ किया जाता था। नाउ लाइक जर्मन its sister language of today, old English possessed a fully inflected definite article। इसमें भी इन्फ्लेक्शन है, मतलब इसमें भी बहुत सारा डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, बहुत सारा चेंजेस आएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो वर्ड है ये बेसिकली द का इतना सारा आपको डिक्लेरेशन मिल रहा है, इतना सारा चेंजेस द का है खाली। ये जो द आज के समय हम लोग यूज़ करते हैं ना, उधर से ये सारा बन रहा है। तो मस्कुलिन के साथ क्या लगेगा, फेमिनिन के साथ क्या, न्यूट्रल के साथ क्या लगेगा और ऑल जेंडर्स के साथ क्या लगेगा, ठीक है। अब देखो ये सारा में से आज भी हम लोग कुछ कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बता दूं। जैसे ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं देम। आज का जो देम है ना वो यहीं से आया है। एक THY दाई करके यूज़ होता था, दे दाई इधर से आ रहा है भाई। और देखो यहाँ पे भी देम हो ही गया, और ये तो द है नॉर्मल, और इसमें दैट करके भी था कहीं पर, ये रहा दैट, जो आजकल हम दैट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब द से ही डिराइव हुआ है। तो आप यहाँ पे सारे फॉर्म्स देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। अब देखो भाई पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन आप ऑलरेडी जानते होंगे, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं आई, वी, माई, हिज, हर, ठीक है। तो इसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन जानते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन अगर हम लोग आज के समय पे देखते हैं, हम लोग बेसिकली इसको 3 पर्सन्स पर पढ़ते हैं। पहला तो फर्स्ट पर्सन हो गया, दूसरा सेकंड पर्सन हो गया, तीसरा थर्ड पर्सन हो गया। और इसी में हम लोग और डिवीजन करते हैं, एक सिंगुलर का करते हैं और साथ में एक प्लूरल का करते हैं। अब देखो क्या हो रहा था कि यहाँ पे तो हम लोगों ने 2 ही रखा, ठीक है। लेकिन जनाब जब बात आई हमारे इंग्लिश की, ओल्ड इंग्लिश की खासकर, तो यहाँ पे ना बीच में, दोनों के बीच में एक और था, इसको हम लोग बोल देते थे डुअल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? डुअल प्रोनाउन। नहीं समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो आपने संस्कृत पर रखा है, ठीक है। संस्कृत में देखो कैसा होता है, एक वचन होता है, फिर एक द्विवचन करके होता है, या फिर एक बहुवचन करके होता है। मेरी हिंदी पे मत जाना, मेरा हिंदी बहुत खराब है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये जो 2 के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, 2 को डिनोट करने के लिए इसको द्विवचन बोलते हैं, और वही यहाँ पे डुअल प्रोनाउन करके भी लिखा हुआ है। तो आप समझ पा रहे हो पर्सनल प्रोनाउन में क्या एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से आपके पास एग्जाम्पल है, आप एक बार जरूर इसको पढ़िएगा नाउ। और ये सारे बुक से डायरेक्टली जो बुक में दिया होता है वही मैं भी यहाँ पे रख दिया। अब वर्ब, भाई वर्ब में भी होगा इन्फ्लेक्शन। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्शन होगा तो ऑब्वियसली उसको हम लोग वीक इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, और ज़्यादा होगा तो हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेक्शन रहता है वो खासकर बहुत कम था नंबर में, अगर बात करें वीक इन्फ्लेक्शंस के मतलब कॉन्टेक्स्ट में। और एक और बात बता दें, अगर आज के समय में आपको यहाँ पे ये जो वीक इन्फ्लेक्शन और ये जो स्ट्रॉन्ग है, अगर इसको डिनोट करना है तो आज के वर्ब से अगर आपको मिला के देखना है तो आप जाके इरेगुलर वर्ब देख लो। ये इरेगुलर के लिए और ये रेगुलर वर्ब के लिए, और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप एक बार इसको जरूर देखना अच्छे से। मैं बोल रहा हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ, आप उसको अच्छे से देखना कि कैसे वर्ब चेंज हो रहा है। इट इज़ नथिंग भाई, वर्ब का 3 फॉर्म होता है, वही है यहाँ पे, ठीक है। पास्ट टेंस में क्या यूज़ करते, पास्ट पार्टिसिपल में क्या यूज़ करोगे, दिस इज द थिंग। यही चीज़ उस टाइम के हिसाब से ही उसका भी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो हेल्प जो वर्ड है उसका यहाँ पे दिया हुआ है हेल्प, हेल्प ऑन, हेल्प पेन। ऐसा लग रहा है संस्कृत ही पढ़ रहे हैं, राइट। अब देखो आगे बात हो जाता है यहाँ पे दी लैंग्वेज इलस्ट्रेटेड, ठीक है। सबसे पहले आप इसे पढ़ो, इट इज़ लाइक द लॉर्ड्स प्रेयर फ्रॉम किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल, ठीक है। ऐसा उस किताब में लिखा हुआ था कि जो लोग बाइबल पढ़े हैं तो उन लोग थोड़ा सा लाइक इससे रिलेट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसा डाल दिया। जो लोग रिलेट कर सकते हैं प्लीज़ इसको एक बार पढ़ के देखें। तो ये बेसिकली आपका ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। और किनके टाइम का है आप वो भी देख लीजिएगा। आगे फिर एक और वहाँ से मैंने
किताब से ये फ़ोटो क्लिक किया उतना क्लियर नहीं है, लेकिन आप इसको भी पढ़ के देखिएगा। ओल्ड इंग्लिश में है और साथ में नीचे में है ना इसका मीनिंग भी दिया हुआ है। ये देखो छोटा छोटा में ये मीनिंग भी दिया हुआ है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखो रिसोर्सफुलनेस ऑफ ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी। हम लोगों ने एक बात तो यहाँ पे क्लियर कर लिया कि इसकी जो वोकैबुलरी है वो है बहुत ज़्यादा ही कम, ठीक है। तो क्या इसका कुछ यूज़फुलनेस है? ये एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन हमेशा की तरह स्ट्राइक करता है। कितना यूज़ कर सकते हैं भाई इसको हम लोग? इतना कम। अब समझो भाई बस 100 वर्ड है तो 100 वर्ड को कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूं इसका भी यूज़फुलनेस है। सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से देखा कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेक्शंस थे, राइट। बहुत ज़्यादा इसमें डिक्लेंशंस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा था, राइट। अब जी इतने सारे चेंजेस, एक ही वर्ड को इतना सारा चीज़ हम लोग बना सकते थे। कैसे बना रहे हैं वो बता देते हो। तो प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के, आई होप आप लोगों को इसका मतलब पता होगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो गूगल कर लें। तो प्रीफिक्स और सफिक्स यूज़ करके बहुत सारे चेंजेस लाए जा रहे थे। सिंपल, ये वर्ड है हमारा, ठीक है, इधर लग गया तो ये प्रीफिक्स हो गया और इधर लग जाएगा तो सफिक्स, सिंपल एज दैट। अब देखो, हाँ, तो देयर वर नॉट इनफ वर्ड्स फॉर एवरीथिंग। अब ये लोग बहुत सारे चीज होते हैं आसपास, तो इसको कैसे डिनोट करते थे? ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है। तो दे यूज बेंडिंग ऑफ वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स एंड प्रीफिक्स एंड दे यूज टू ट्रांसफॉर्म दिस वर्ड्स। और इसका सबसे ज्यादा यूज मैं बता दूं पोएट्री में होता था भाई। देखो पोएट्री में ना हमेशा एक इशू होता है राइमिंग का, कि आप भाई राइमिंग कहाँ से ढूंढोगे। तो अब भाई वो लोग कुछ भी वर्ड लिख के बेसिकली उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ के उसको राइमिंग वर्ड बना लेते थे और इजी आप इससे पोएट्री लिख सकते हो। तो ये था। और प्लस रिसोर्सफुलनेस में एक और बात बता दे, तो उस टाइम का जो ये इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश को एक तरह से कह सकते हो आप सीखो कम और आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको अभी बोल दूँ इंग्लिश बोलना तो आप बहुत मुश्किल से बोल पाओगे, टूटे फूटे वर्ड्स में बोल पाओगे। तो उसी तरीके से जो ओल्ड इंग्लिश था वो भी एकदम टूटा फूटा था, कुछ नहीं। आपको कुछ भी बोलना, अपना क्रिएटिविटी यूज़ करो, आप उसके लिए अपने से ही खुद से ही कुछ नया चीज़ बना पाओगे। आगे देखते हैं, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनिंग कंपाउंड्स। बाय सेल्फ एक्सप्लेनिंग कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? इसके लिए आप सबसे पहले की एग्जांपल ले लो। दिस इज कॉल्ड रेलवे, ठीक है। ये दो वर्ड से बनकर बना है, दैट मिलकर बना है, दैट इज रेल एंड वे। इसका साफ साफ हमको पता चल जाता है इट इज टॉकिंग अबाउट रेल। पहले ट्रेन के बारे में बात करिए, उसके रास्ता के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं हम लोग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंपाउंड्स। कंपाउंड से याद रखिएगा, कंपाउंड कोई भी दो चीज के मिक्सचर को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ एक्सप्लेनिंग कंपाउंड्स। अब देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है एबिलिटी टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनिंग कंपाउंड इट मेड ओल्ड इंग्लिश टू कोप अप विद द शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स। अब देखो भाई यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा इशू आ रहा था, क्या चीज़ का? तो वर्ड्स की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेजेस थी, बहुत कम वर्ड्स था, ठीक है। तो अब इससे कोप अप करने के लिए व्हाट दे डिड, जैसे आज के समय हम लोग ये रेलवे वाला काम करते हैं, उस टाइम पे भी बहुत सारे सेल्फ एक्सप्लेनिंग कंपाउंड्स हुआ करते थे। 2-3 वर्ड को मिक्स करके वो लोग कंपाउंड्स बना दिया करते थे, ठीक है, जिससे उन लोग को कन्वर्स करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था। प्रीफिक्स सफिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, क्या होता है यहाँ पे जल्दी से पढ़ लेते हैं एक राउंड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द यूज ऑफ सफिक्स एंड प्रीफिक्स वाज मोस्टली डन टू ट्रांसफॉर्म द वर्ड्स। वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म करने में यूज होता था। इसका खासकर कहाँ ज़्यादा यूज होता था? तो पोएम में ज़्यादा यूज होता था। तो राइमिंग वर्ड्स को क्रिएट करने के लिए पोएम में बहुत ज़्यादा यूज होता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दैट इज ओल्ड इंग्लिश सेंटेंसेस। बेसिकली यहाँ पे सेंटेंसेस नहीं होगा, यहाँ पे सिंटेक्स होगा। तो भाई देखते हैं सिंटेक्स कुछ नहीं है। तो बेसिकली जो सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए कुछ ग्रामेटिकल रूल्स रहते हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए जो रूल्स रहते हैं, हम लोग बेसिकली उसी का बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं ओल्ड इंग्लिश में बेसिकली क्या चल रहा है। The Old English syntax can be broadly divided into hypotactic style and paratactic style. क्या? Hypotactic और paratactic। अब बेसिकली ये क्या है? चलो hypotactic के बारे में बात करें तो ये कुछ नहीं होता है, these are long sentences, ठीक है। तो इसके अंदर ना 2-3 क्लॉज आ सकते हैं। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है भाई इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, जिसका खुद का मतलब नहीं होता, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं दूसरे वर्ड्स पे। तो एक अगर लॉन्ग सेंटेंसेस रहेगा, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली क्लॉज के बाद क्लॉज होगा, तो एक क्लॉज का मतलब दूसरा क्लॉज कंप्लीट करेगा और दोनों एक दूसरे का हेल्प करके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो पैराटैक्टिक करके एक वर्ड आता है।
पैराटैक्टिक में हम लोग क्या देख सकते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज होता था। बेसिकली ये जो क्लॉज है ना, बस ये जो क्लॉज रहता था इसको बोलते हैं, एक और इसका एक पार्ट होता है, ठीक है, एक टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इस क्लॉज को ना कोई सबऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इस क्लॉज को ना कोई दूसरा क्लॉज आके कंप्लीट नहीं करेगा, ये खुद में ही सेल्फ रिलायंट होता है, ठीक है। ये पूरी जो मतलब रहता है ना, खुद ब खुद बता देता है ये वाला क्लॉज, ठीक है। तो पैराटैक्टिक में शॉर्ट सेंटेंसेस रहते हैं और हाइपोटैक्टिक में लॉन्ग सेंटेंसेस रहते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ जानना था। आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ रिपीट कर, देयर इज हाई प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस एंड इन पैराटैक्टिक शॉर्ट सेंटेंसेस देयर इज, अच्छा ये यहाँ से, अच्छा इसको भी काट दो भाई, एंड से एंड यहाँ से भाई, ये फिर से लिखा गया था, यहाँ से आप कंटिन्यू करना। सेंटेंसेस एंड इन पैराटैक्टिक शॉर्ट सेंटेंसेस आर यूज्ड, ठीक है। अब देखो भाई इसमें ना एक इशू आ गया था। अब देखो भाई उसके पहले हम लोग पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखने वाला हूँ द, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के आगे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा यहाँ पे देम करके होगा, ठीक है। अभी ये इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका कोई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज नहीं है, इसका कोई हेल्प करने के लिए कोई दूसरा क्लॉज नहीं है, ठीक है। तो अब ये खुद पे खुद कंप्लीट था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज डाल दिया, तो अब मैं ये जो वर्ड है इसको देम ना प्रोनाउंस करके अब मैं इसको व्हेन प्रोनाउंस करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक इशू है कि कब हम इसको देम प्रोनाउंस करें और कब हम इसको व्हेन प्रोनाउंस करें। तो ये तो एक्सपर्ट लोग के लिए भी बहुत टफ वाला काम था, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो यही बेसिकली यहाँ पे एक इशू बनकर क्रिएट हो रहा था। तो आज तक इस चीज़ को हम लोग ने मतलब ये क्लियर नहीं कर पाए अभी तक, आज तक हम लोग इस चीज़ को। तो अभी भी रिसर्च चालू है, जब कुछ आगे कुछ चेंजेस होगा तो हम लोग देखेंगे। आपको यहाँ पे बेसिकली इतना ही जानना था कि सिंटेक्स कुछ रूल्स होते थे, और रूल्स में क्या था, तो हम लोग हाइपोटैक्टिक देखें और पैराटैक्टिक। हाइपोटैक्टिक में क्या था, तो लॉन्ग सेंटेंस यूज होते थे, और ये जो पैराटैक्टिक थे यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंसेस यूज होते थे। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा क्लॉज देखते थे, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज देखते थे, जो कि खुद ब खुद ही इनफ रहता था खुद को एक्सप्लेन करने के लिए। जब हम लोग इशू के पास आए तो इशू में हम लोग एग्जांपल में देखते हैं कि इस वर्ड को कैसे देम एक बार प्रोनाउंस कर रहे हैं और एक ही बार में व्हेन भी प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन हो जाता था कि कब किसी को इंडिपेंडेंट बोलूँ या कब किसी को सबऑर्डिनेट, मतलब एक हाइपोटैक्टिकल सेंटेंस बोलूँ। समझ में आ रहा है? आगे देखो, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। अब भाई हम लोग करीब करीब अपने लास्ट में आ गए हैं, तो अब देखते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में। तो इसमें हम लोग भाई ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे कि उस टाइम पे कुछ फेमस एक वर्क है, दैट इज बेओवुल्फ, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पोइट्री देखेंगे और ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा सा किंग अल्फ्रेड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। नाउ द ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर, फर्स्ट ब्रॉट बाय द जर्मनिक कॉन्करर्स एंड प्रिजर्व्ड। अब देखो अगर हम लोग बात करें इसके डिवीजन की, तो हम लोग दो हिस्सा में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक तो भाई याद है इसमें जर्मनिक पीपल आए थे, अटैक किए थे, ये जो जर्मनिक कॉन्करर्स थे, ठीक है। तो सबसे पहला उन लोग का जितना भी लिटरेचर रहेगा वो प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो पहला तो ये, ठीक है। और दूसरा जब क्रिश्चियनिटी भी फैलेगी, तो ऑब्वियसली बाइबल हैं और बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं क्रिश्चियनिटी, तो अब ये जितने भी टेक्स्ट हैं भाई, तो वो भी लिटरेचर का ही पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला जो है दैट इज बेओवुल्फ। तो बेओवुल्फ बेसिकली एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक बोला जा सकता है। जैसे हमारे लिए महाभारत है, जैसे हमारे लिए रामायण है, वैसे ये बेओवुल्फ उन लोग के लिए भी है। तो इसमें कुछ हीरोइक आइडियल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली एक पोएम है और ये अराउंड 3000 लाइन्स का पोएम है, अराउंड 3000 लाइन्स में। इसमें भी रहता है कि एक हीरो रहेगा, वो एक मतलब राक्षस को मारेगा, उसी के ऊपर कहानी, और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला कहानी है, ठीक है। तो 300 लिखते हैं, ये 3000 लाइन्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको फोक एपिक के क्राइटेरियन में हम लोग रखते हैं इसको, ठीक है। अब देखो भाई, तो ये एक पोएट्री था, इसमें हीरोइक आइडियल से इतना याद रखना है। तो अब हम लोग बात करते हैं पोएट्री के बारे में। तो जब हम लोग पोएट्री को देखेंगे, तो पोएट्री में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हुआ करता था, छोटे छोटे पोएट्रीज लिखते थे ये एंग्लो सेक्शंस वाले, ठीक है। तो शॉर्ट पोएट्री, लेंथ में शॉर्ट, और लिखते थे अपने रोजाना के एक्सपीरियंसेस से। अब समझो एक वॉर हो गया, तो एक वॉर पे छोटा सा पोएट्री लिख दिया, तो हर जगह ये घूमते फिरते गाते वाते रहते थे, ठीक है। ये चीज़ है। इसमें से कुछ कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं,
ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में। तो एग्जाम्पल में आप देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज WIDSITH, विडिथ, कुछ भी बोलो, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मैं भी नहीं कर सकता बिकॉज ओल्ड इंग्लिश। फिर एक द्योर करके है, एक है आपका दिरोइन, और ये बेसिकली दिरोइन के बारे में मुझे पता है, थोड़ा सा मैं पढ़ रखा हूँ इसके बारे में पहले भी। तो ये बेसिकली वॉर से रिलेटेड है दिरोइन आपका, ठीक है। अब देखो, अब बारी आती किंग आल्फ्रेड। किंग आल्फ्रेड जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रूलर्स में से एक हैं, ठीक है। वेसेक्स को बिलोंग करते थे। किंग एग्बर्ट याद करो, अभी स्टार्टिंग में ही हमने बात कर रखा है। तो जब आल्फ्रेड के बारे में हम लोग देखें तो अब देखो, ये जो आदमी थे, देखो मिलिट्री कमांडर, बहुत परफेक्ट मिलिट्री कमांडर थे, मिलिट्री टैक्टिक्स इनकी बहुत अच्छी रहती थी। और दूसरी बात, इन्होंने एक ही देख रखा था ना कि अगर आप एडुकेटेड हो, ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है सब चीज़ के बारे में, आप पढ़े लिखे हो, तो आप बहुत अच्छा से अपना किंगडम को मैनेज कर सकते हो। तो इसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए व्हाट ही डिड कि इन्होंने बहुत सारे बुक्स वगैरह को ट्रांसलेट करवाएं, ठीक है, सो दैट ही कैन बेसिकली रीड। तो बहुत सारे किताब को ये ट्रांसलेट करवाते हैं सो दैट ही कैन रीड। जैसे उसमें से एक एग्जाम्पल है आपका पेस्टोरल केयर ऑफ पोप ग्रेगरी, ठीक है, जो इनके टाइम पे एक ट्रिटाइज आप कह सकते हैं, मतलब क्रिश्चियन ट्रिटाइज, उसको ये अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाते सो दैट ही कैन रीड और वेलफेयरिक एक्टिविटी कर सके अपने प्रजा के लिए। तो जो आप ये कितना कर रहे थे उस समय, ठीक है। तो इनके टाइम पे ना बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है पूरे लिटरेचर को, बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है किंग आल्फ्रेड के टाइम पे। ये वही है बोन, वही वाला आदमी है, उन्हीं के टाइम के बारे में यहाँ पे बात किया गया था, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये क्लास आज का ख़त्म होता है। PDF जो है आपका वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, जाइए और डाउनलोड कीजिए। और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, जल्दी आपके लिए नेक्स्ट क्लास आएगा। थैंक यू।